हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का साइंस का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका हम ये पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। आज हम इसमें स्टडी करेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने सोप के बारे में देखा था, सोप क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। और आज हम देखेंगे सोप के जो हमने पिछले वीडियो में डिसएडवांटेजेस देखे थे, उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक और नया प्रोडक्ट इजाद किया, दैट इज डिटर्जेंट्स। तो क्या होते हैं डिटर्जेंट, किन मायने में वो सोप से बेहतर होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट डिटर्जेंट्स हैव ओवर सोप, और फिर नुकसान भी है कुछ, वो क्या है वो देखेंगे, ठीक। सो व्हाट आर डिटर्जेंट्स, व्हाट सब्सटेंसेस आर एडेड टू डिटर्जेंट्स टू मेक देम इफेक्टिव। क्या चीजें हम ऐड करते हैं, कंपोजिशन क्या होता है एक आइडियल डिटर्जेंट का जो कि उसको प्रभावशाली बनाता है, एंड इनके क्या फायदे होते हैं सोप के ऊपर, और क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर हैं तो वो लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये भी सॉल्ट सी, तो जैसे हमने देखा था सोप जो थे, सोप बनाने के लिए हमने एक तो फैटी एसिड्स लिया था और एक एल्कली लिया था। फैटी एसिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये वीक एसिड होते हैं। जो भी COOH ग्रुप वाले एसिड्स होते हैं वीक एसिड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बेस लिया हमने वो लिया NaOH, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक नेचर सॉल्ट का हो जाता है, दैट इज सोप का। तो सोप बेसिक है तो स्किन को, कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेकिन अगर हम सपोज एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लें तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट ना तो स्किन को नुकसान पहुंचाएगा ना ही कपड़ों को पहुंचाएगा, उनको कमजोर नहीं करेगा। तो डिटर्जेंट जो होता है, पहला हमने इंप्रूवमेंट ये किया, यहां हमने जो सॉल्ट बनाया डिटर्जेंट का वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बेस तो वही लेना है NaOH या KOH, लेकिन एसिड इस बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके हम सल्फ्यूरिक एसिड का कोई डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आ गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अटैच करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एक हम क्या स्ट्रॉन्ग एसिड तैयार करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सअप करके, ठीक। चलिए, तो केमिकली डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये होता है बच्चों, या तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे बने हुए डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनता है, और या फिर सीधा हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है H2SO4। तो देखो, यहां मैंने स्ट्रक्चर में नीचे लिखा है SO4 का स्ट्रक्चर कैसा है, S, यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, दो ऑक्सीजन बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ऊपर नीचे जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उनकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, तो इनके साथ तो कुछ जुड़ता नहीं है। और जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इनकी वैलेंसी दो दो, तो एक एक और इनके साथ जुड़ेगा। तो अभी नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, इधर H जुड़ता है, इधर S जुड़ता है, दोनों तरफ HH होता है। तो देखो H2 और SO4, ये हमारा स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब दोनों तरफ के HH हटा करके एक तरफ तो क्या आ जाए, एल्किल ग्रुप आ जाए, और एक तरफ आ जाए सोडियम, ठीक है। ये हो गया सोडियम एल्किल सल्फेट, ये एक हमारा डिटर्जेंट है। सोडियम एक तरफ आ गया सल्फ्यूरिक एसिड में, और एक तरफ आ गया एल्किल ग्रुप आ गया, तो दोनों H को हटा करके तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। तो R हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, जो एल्किल ग्रुप होगा उसमें हाइड्रोकार्बन चेन होगी लंबी सारी, तो सोडियम एल्किल सल्फेट SO4 सल्फेट ग्रुप, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड से निकला। तो सोडियम एल्किल सल्फेट, दोनों H के स्थान पे एक जगह एल्किल लग गया, एक जगह Na लग गया, ठीक। एक तो ये होता है डिटर्जेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों, हमारा ये जो मैंने हेक्सागोनल रिंग बनाया है ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग एक हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हेक्सागन के 6 कॉर्नर पे CH2 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 होंगे, क्या होंगे, सॉरी CH होंगे। तो यहाँ पे देखो C C C C C C, रिंग में C 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन के पास में एक एक H भी है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे CH 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 CH। अब जो बॉन्ड्स हैं, ये C और ये C, दो लगातार C के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर अगले दो के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर अगले दो के बीच में सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस प्रकार से। मतलब ये जो 6 कार्बन है इनमें से 3 तो सिंगल बॉन्ड्स हैं CC के बीच में, और 3 है डबल बॉन्ड, और अल्टरनेट होते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, बेंजीन है ये, ठीक। तो मतलब यहां से स्टार्ट किया CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर मिलेगा बेंजीन। अब इस बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, ध्यान से समझना, एक तरफ से एक H हटा करके, तो इसको दिखाने का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम सिंबॉलिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक हेक्सागन बना देंगे, और जो 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं
उनको हम सर्कल के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला C6H6, समझ में आ गया। तो 6 है कार्बन और 6 ही क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। तो 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक H हटा करके बेंजीन का एक H हटा करके एल्किल ग्रुप जोड़ दिया और दूसरा H हटा करके बच्चों ये आगे का देखो, ये SO3Na, SO3Na, तो SO3 माइनस Na ये जोड़ दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये कहलाता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। Na सोडियम, पहले तो पॉजिटिव वाले का नाम बोलेंगे, पॉजिटिव आयन जो है सोडियम, ये एल्किल ग्रुप, जैसे यहां बोला था सोडियम एल्किल सल्फेट, बस। तो सोडियम एल्किल वैसे के वैसे ही है, Na प्लस और R एल्किल। ये बीच में जो SO4 था उसके स्थान पे बेंजीन सल्फोनेट, तो बेंजीन रिंग और SO3 माइनस, ये जो ग्रुप होता है ये बेंजीन सल्फोनेट होता है, ठीक। तो ये हो गया सोडियम एल्किल सल्फेट्स या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। और ये एल्किल ग्रुप जो है R, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हमारी, वेयर R रिप्रेजेंट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा नॉन पोलर पार्ट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बनाया तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो गया और ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि बेस हमने स्ट्रॉन्ग लिया NaOH से आया ये Na, तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे परफेक्टली, और हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, न्यूट्रल। तो बच्चों देखना, अगर दोनों में से दोनों स्ट्रांग होते हैं दोनों वीक होते हैं एसिड बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और मान लो एक स्ट्रांग और एक वीक है, तो अगर बेस स्ट्रांग है तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, अगर एसिड स्ट्रांग हो जाए बेस वीक हो जाए तो फिर एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। तो सॉल्ट का केमिकल नेचर डिपेंड करता है कि एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। चलिए, तो दे में बी फॉलोइंग टू टाइप, समझ में आ गया। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट ये आगे वाला है एंड सोडियम एल्किल सल्फेट ये वाला। तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। आर हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि नॉन पोलर एंड हो गया। अब काम ये सोप की तरह करेगा, तो देखो अगेन आर हमारा हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तो CH3 और फिर CH2 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 चेन आ गई पूरी। और ये देखो सल्फेट में S के आगे देखो, S के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो देखो S के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन हो गए और Na, तो ये हो गया नेगेटिव ग्रुप और ये पॉजिटिव ग्रुप, समझ में आ गया। तो ये लास्ट का जो SO4 और Na है वो ये रहा। तो ये जो एंड वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया, हाइड्रोफिलिक रीजन, और पीछे का जो हो गया हाइड्रोफोबिक, ये वाटर रिपेलिंग एंड है, ये वाटर अट्रैक्टिंग। बिल्कुल सोप की जैसा स्ट्रक्चर है, सोप में भी ये चीज ऐसी कैसी थी, बस यहाँ पे COO माइनस और Na आता था। तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, समझ में आ गया। और सल्फोनिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप है, क्लियर है। तो ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक है। ओके चलिए अब चलते हैं आगे। क्लींजिंग एक्शन बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है कि नहीं क्या। अब ध्यान देंगे, यदि ये जो डिटर्जेंट है ये इसमें हाइड्रोकार्बन चेन यदि ब्रांच्ड होती है, क्या होती है, इफ द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द डिटर्जेंट इज ब्रांच, मतलब इसमें खूब सारी साइड ब्रांचेस होती हैं, द डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता पर्यावरण में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इट इज नॉट डिकम्पोज इजीली इन द सॉइल, ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। सच डिटर्जेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स एंड हेंस नॉट एनवायरमेंटली सेफ। तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन यदि हम लेंगे, हाइड्रोकार्बन टेल ब्रांचिंग अगर उसमें जितनी ज्यादा होगी उतना ये अच्छा नहीं माना जाता पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है ओके। और इसलिए हम नॉर्मली लीनियर लेते हैं, क्लियर है, ब्रांचिंग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और ब्रांचिंग लेंगे तो माइसिल फॉर्मेशन में भी बाधा आती है, साइड ब्रांचेस जो होती हैं ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल को ग्रीस पे, डर्ट पे, स्टेन पे अटैच नहीं होने देती, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं पाएंगे तो क्लीनिंग में बाधा आती है, ठीक ओके। अब ये जो डिटर्जेंट है बच्चों, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या इसमें ऐड करते हैं। तो बच्चों डिटर्जेंट जो होता है थोड़ा महंगा होता है, ये क्या होता है, महंगा होता है। तो डिटर्जेंट पाउडर में सारा का सारा वजन डिटर्जेंट का नहीं होता, उसमें एक तो सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए एक सफेद कलर का पाउडर डाल दिया जाता है जिसका एक्चुअल में कोई काम नहीं है, समझ में आएगा, कोई भी काम नहीं है। सोडियम सल्फेट, बच्चों मान लीजिए आपको 1 kg का डिटर्जेंट, प्योर डिटर्जेंट दे दें और आपको बोला जाए कि ये सिर्फ आपको हाफ चम्मच लगेगा, बाल्टी भर कपड़े धुल जाएंगे, आप यकीन नहीं करोगे, आप मुट्ठी भर के डालोगे, ठीक है। और वो जो डिटर्जेंट है, 1 kg डिटर्जेंट है, उसकी प्राइस सपोज आपको बता दी जाएगी कि भाई ये 800 रुपए का है, 900 रुपए का, 1000 रुपए का है, तो इतना महंगा आप लोगे नहीं। तो क्या किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए डिटर्जेंट थोड़ा सा ही लेते हैं, समझ में आ गया।
डिटर्जेंट सिर्फ 40-45 या 50% ही डिटर्जेंट लेते हैं और बाकी जो उसमें व्हाइट पाउडर है वो एक सफेद कलर का इनएक्टिव जो पाउडर है वो मिला दिया जाता है, सोडियम सल्फेट। तो इससे क्या है, वो बल्क ज्यादा हो जाता है, समझ में आ गया, वेट ज्यादा हो जाएगा उसका और थोड़ा सा प्राइस सस्ती कर देंगे, समझ में आ गया। तो जो सफेद जो क्या है सफाई करने वाला एजेंट एक्टिव डिटर्जेंट वो बहुत ही कम होता है, 40 से 50%, ठीक है, 45 से 50%। तो जितना ज्यादा एक्टिव डिटर्जेंट होगा, समझना बच्चों, उतना ही महंगा होगा डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, और उतना ही ये क्या है, कम मात्रा में यूज होगा कपड़ों में। और अगर मान लीजिए ये एक्टिव डिटर्जेंट कम है और ये फालतू की चीजें ज्यादा मिश्रित हैं, तो हमको क्वांटिटी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, जल्दी खत्म होगा और थैली का साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। आपको देखा होगा कई बार बच्चों, डिटर्जेंट की प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके साथ आलतू फालतू क्या है, कुछ स्कीम्स वगैरह निकाल दी जाती हैं, किसके साथ ये बकेट फ्री है, इसके साथ ये जार फ्री है, इसके साथ ये मग फ्री है, ठीक है, इतना फ्री उतना फ्री। तो वो जो फ्री है, फ्री कुछ नहीं होता, उसमें उसमें डिटर्जेंट की मात्रा कम कर देंगे और इसका मात्रा बढ़ा देंगे, तो उनको कोई कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सस्ता ही पाउडर होता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट एक पाउडर है, इट इज एडेड टू इंक्रीज बल्क इन डिटर्जेंट, सिर्फ उसकी वजन बढ़ाने के लिए हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं। इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड कंस्टिट्यूट्स 30 to 40% ऑफ इट्स वेट, जिससे लोगों को महंगा ना लगे। नंबर 2, एक्टिव डिटर्जेंट जो सफाई करने वाला जो कंपोनेंट है वो 45 से 50% ही होता है, इसको कम कर दो और सस्ता हो जाएगा, ज्यादा कर दो महंगा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जैसा हमने देखा था जो सोप होते हैं बच्चों, सोप वो सफेद कपड़ों की जब धुलाई करते हैं सोप से तो क्रीमीनेस आ जाती है उनमें, तो क्रीमीनेस को हटाने के लिए डिटर्जेंट में ब्लीचिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कलर्ड इंप्यूरिटीज को ये ऑक्सीडाइज करके सफेदी बरकरार रखते हैं, तो सफेदी बढ़ाने वाले ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं किसमें, पानी के अंदर। तो इसमें एक कंपाउंड है सोडियम पर ऑक्सोबोरेट, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, सो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि क्या कलर्ड इंप्यूरिटीज जो उसको हटा देता है और बिल्कुल व्हाइटनेस बरकरार रखता है कपड़ों की। तो ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करना मतलब कलर हटा करके सफेदी बढ़ाना कपड़ों की, तो सफेदी बरकरार रहती है किससे, डिटर्जेंट के माध्यम से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ bleaching agent। तो सोडियम पर ऑक्सोबोरेट इज एडेड टू डिटर्जेंट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, इट इंक्रीजेस द व्हाइटनेस ऑफ क्लोथ, समझ में आ गया, जो सफेद कपड़े हैं उनकी सफेदी को बनाए रखता है, तो नील वगैरह देने की जरूरत नहीं है उसमें। देन उसके बाद डिटर्जेंट जो होते हैं बच्चों, ये हार्ड वाटर के साथ भी इफेक्टिव होते हैं, समझ में आ गया। और हार्ड वाटर के साथ बस ये कि थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लगेगा, हम चाहें तो डिटर्जेंट में कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स डाल सकते हैं, नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम के फॉस्फेट्स होते हैं, और सोडियम और पोटेशियम के फॉस्फेट डाल देंगे तो बच्चों ये पानी में डालने के बाद में क्या होता है, जैसे हम डिटर्जेंट पानी में डालेंगे ना, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट घुल जाएगा पानी के अंदर, सोडियम और पोटेशियम आयन तो हार्डनेस के लिए उत्तरदायी होते नहीं है। अब मान लो उस पानी के सैंपल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट घुलेगा, ये फॉस्फेट आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करके, अगर हार्ड वाटर में हुए तो ये आयंस कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट बना देगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पानी में से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हट गए, पानी हो गया सॉफ्ट, और डिटर्जेंट बेहतर तरीके से कम मात्रा में ऐड करने पे भी अच्छी सफाई कर पाएंगे। तो हार्डनेस को हटाने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं, जो हार्ड वाटर में हार्डनेस कॉज करते हैं, इसको हटाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम के फॉस्फेट डाल जाते हैं, तो फॉस्फेट आयन इसके साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हट जाएगा, कैल्शियम हट गया, मैग्नीशियम हट गया, फॉस्फेट, और सोडियम और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वैसे भी सोप और डिटर्जेंट में होते ही हैं, तो ये क्लीनिंग एक्टिविटी में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, समझ में आ गया। सो हार्डनेस रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं वो डाले जाते हैं, नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम के फॉस्फेट, तो ये भी थोड़ा सा वजन बढ़ा देते हैं। उसके बाद बच्चों आपने डिटर्जेंट में देखा होगा, अगर थोड़ा सा हाथ में लेके आप देखोगे उसमें कुछ कलर्ड दानेदार कुछ चीजें होती हैं, इनको क्रिस्टल्स, कलर्ड क्रिस्टल्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स, या फिर इनको इल्यूमिनेंट कहा जाता है। तो सम कलर्ड क्रिस्टल्स, नॉर्मली इनको या तो बोलते हैं इल्यूमिनेंट, या फिर बोलते हैं एंजाइम्स, या फिर बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। ये मटेरियल बच्चों कलर बाइंडर्स का काम करते हैं, ये कपड़ों की चमक को, ब्राइटनेस को लंबे समय तक बरकरार रखते हैं, उनके कलर को फेड अप नहीं होने देते, समझ में आ गया कि नहीं, क्या इससे कपड़ा बहुत सारी वॉशिंग्स के बाद में, रिपीटेड वॉशिंग्स के बाद में भी नया का नया ही बना रहता है, द कलर्स दे रिमेन फॉर ए लॉन्गर टाइम, ठीक, तो लॉन्ग लास्टिंग कलर बरकरार रखते हैं। तो सम कलर्ड क्रिस्टल्स जिनको इल्यूमिनेंट या फिर एंजाइम्स या फिर फॉस्फोरेसेंट मेटल्स बोलते हैं, दे आर एडेड टू डिटर्जेंट्स टू रिटेन द ब्राइटनेस एंड कलर्स ऑफ क्लॉथ। तो अगर आपके घर में कोई डिटर्जेंट पाउडर है अच्छे क्वालिटी का, तो उसका एक चम्मच निकाल के हाथ में अगर लेके देखोगे, आप उसको उसमें कुछ कलर्ड दाने, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ठीक है, पिंक कलर के दाने दिखाई दे जाएंगे, तो ये क्या है, इल्यूमिनेंट्स होते हैं, जो कि कलर फास्टनर्स होते हैं, ये कलर को ब्राइट बनाए रखते हैं,
कपड़ा पुराना नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डिटर्जेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए डाली जाती है। समझ में आ गया? तो हार्डनेस को हटाने के लिए सब्सटेंस है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में सब्सटेंस डाला गया। एक्टिव डिटर्जेंट सफाई करता ही है और ये न्यूट्रल होने के कारण हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सोप थे वो बेसिक थे, हाथ पे नुकसान देते हैं, कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़ा कमजोर कर देते तो, और ये कलर भी फेड अप नहीं होते। तो सारे ही इसमें एडवांटेजेस हैं। ठीक। और डिटर्जेंट मैंने बताया था दो, अगर ब्रांचिंग होगी हाइड्रोकार्बन चेन में तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और अगर लीनियर होगा तो बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉर्मली हमको बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट यूज करने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटर्जेंट के एडवांटेजेस क्या है सोप के ऊपर। हाउ आर दे बेटर देन सोप्स? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH लिया। तो इनके सॉल्ट दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। तो हेंस दे आर न्यूट्रल एंड दे डू नॉट हार्म स्किन एंड क्लॉथ। समझ में आ गया? बेस और एसिड नुकसान पहुंचाते हैं हाथों को, जबकि न्यूट्रल चीजें हाथों को, कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो हमारे कपड़ों के लिए, हाथों के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होते। नंबर 2, डिटर्जेंट्स डू नॉट कॉज पेलनेस ऑफ व्हाइट कलर्ड क्लॉथ। सफेद कलर के कपड़ों की धुलाई करते हैं डिटर्जेंट से तो उनमें क्रीमीनेस नहीं आती, पीलापन नहीं आता। समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज इनमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, सोडियम पर ऑक्सोबोरेट मैंने बताया था। ठीक है ना? तो ये सफेदी को बरकरार रखते हैं। नंबर 2, सोप जो होते हैं उससे पीलापन आ जाता है। उसके बाद कलर जो होते हैं ये लंबे समय तक टिके रहते हैं। सोप जो होते हैं उससे कलर फेड अप हो जाते हैं, जबकि कलर्स ऑफ क्लॉथ दे डू नॉट फेड अप when they are washed with detergents। ये तीसरा एडवांटेज। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज बच्चों, क्या? कि सोप को हार्ड वाटर के साथ हम रिएक्ट के साथ हम यूज नहीं कर पाएंगे, इनफेक्टिव होते हैं, झाग नहीं बनाएंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल स्कम प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी क्लीनिंग एक्टिविटी में। देखो, तो डिटर्जेंट जो होते हैं दे आर इफेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर, बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं अगर वो डिटर्जेंट में सोडियम का स्थान भी ले लेते हैं, तो जो हमने पढ़ा था ना, जो हमारा सॉल्ट होता है डिटर्जेंट, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, तो सोडियम की जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनेंगे। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट या कैल्शियम या मैग्नीशियम के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स बन जाएंगे। और ये दोनों चीजें बच्चों वाटर सॉल्युबल ही है। तो इवन दो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ रिएक्शन होकर ये दोनों चीजें बन गई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बन गए, एल्काइल सल्फेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स, ये स्टिल दे आर वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये घुले रहेगा पानी में, माइसिल फॉर्मेशन होगा, तो सफाई में कोई भी बाधा नहीं आती। जबकि सोप में वो प्रेसिपिटेट बन गया था, स्कम बन गया था, तैर के ऊपर आ जाता है वो हल्का होकर के। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देता है, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, तो क्लीनिंग में बाधा नहीं आती, सफाई फिर भी होती है। सो ये जो दो कंपाउंड्स बने सोडियम और मैग्नीशियम के, एल्काइल सल्फेट एंड एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ये वाटर सॉल्युबल, ये क्या है? पानी में घुलते हैं। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्लींसिंग एक्शन, सफाई का जो उनका जो एक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर ओवर, और हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी डाले हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा देते हैं हार्ड वाटर के, इसको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स बन जाते हैं। दोनों ही तरीके से डिटर्जेंट क्या है? फायदेमंद है। हार्ड वाटर हुआ तो हार्डनेस हटा भी सकते हैं, और बिना हार्डनेस हटाए डायरेक्ट भी ये यूज होता है। ठीक है, अब कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है बच्चों? कि जो डिटर्जेंट होते हैं ये सोप के मुकाबले कॉस्टली है। सोप आप ले लोगे तो 25, 30, 40, 45, 50 रुपए केजी के अंदर अंदर मिल जाएगा सोप, जबकि डिटर्जेंट बच्चों ये 300, 400, 500 रुपए किलो तक भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी। एरियल वाला काफी महंगा मिलता है, छोटा सा 250 ग्राम का पाउच आएगा, वो भी कम से कम 200, 250 रुपए का मिलेगा। 700, 800 रुपए केजी तक भी हमारे क्या आते हैं, ये डिटर्जेंट्स आते हैं। तो ये लेकिन लगते बहुत कम क्वांटिटी में। समझ में आ गया? उसके बाद सम डिटर्जेंट्स विच कंटेन ए ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप, मैंने बताया था ब्रांचिंग होगी एल्किल ग्रुप में तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उनके सफाई के बाद में नालियों में जो गंदा पानी डिटर्जेंट वाला जाएगा, अगर ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी का पॉल्यूशन, पानी में जाएगा वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन, और ये कभी भी डिकम्पोज होता नहीं है, परमानेंटली मिट्टी को डैमेज करता है। ठीक है, सो सम डिटर्जेंट्स व्हिच हैव ए ब्रांच एल्किल ग्रुप दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कॉज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, और इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बर्बाद होती है, और मिट्टी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं वो भी नष्ट होते हैं डिटर्जेंट के कारण, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसलिए हमको लीनियर जो एल्किल ग्रुप्स हैं, स्ट्रेट चेन वाले जो है वही लेने चाहिए जिनमें ब्रांचिंग नहीं हो, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक, चलिए
अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, हमको अंतर करना है सोप और डिटर्जेंट में। ठीक है, तो देख लेते हैं अंतर। सोप्स बच्चों, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड के सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट्स है, और ये मैंने बताया था क्या होता है, दे आर सोडियम और पोटेशियम एल्किल सल्फेट्स और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। ये दो चीजें होती है। सोडियम और पोटेशियम का कोई भी हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उसी अनुसार सॉल्ट बनेगा। तो ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये सोडियम पोटेशियम एल्किल सल्फेट्स और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। ये बेसिक होते हैं, डिटर्जेंट्स न्यूट्रल होते हैं, अभी पढ़ चुके। बेसिक होने के कारण दीज आर हार्मफुल फॉर स्किन एज वेल एज क्लोथ्स, क्लोथ्स को कमजोर करते हैं, जबकि ये न्यूट्रल होने के कारण दे डू नॉट हार्म स्किन एंड क्लॉथ्स। उसके बाद सोप्स जो होते हैं बच्चों, ये हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, इनइफेक्टिव, दे कैन नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर, इनइफेक्टिव होगा, सफाई नहीं करेगा, स्कम बना देगा। जबकि डिटर्जेंट जो होता है, दे आर इफेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर, दे कैन बी यूज्ड, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर। उसके बाद सफेद कपड़ों की धुलाई करते हैं सोप से तो पीलापन आ जाता है, सो सोप्स दे कॉज पेलनेस ऑफ व्हाइट क्लॉथ्स धुलाई के बाद। जबकि डिटर्जेंट में बताया था हमने क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो सफेदी बरकरार रखते हैं। सो दे डू नॉट कॉज, डिटर्जेंट्स दे डू नॉट कॉज पेलनेस ऑफ व्हाइट क्लॉथ्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स। ठीक, उसके बाद सोप जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है कपड़ों पे, फैब्रिक कमजोर कर देते हैं, उनका कलर फेडअप हो जाता है, कलर उतरता है, तो दे कॉज फेडिंग ऑफ क्लॉथ कलर, क्लॉथ का कलर उतरता है, एंड वीकन्स द फैब्रिक, फैब्रिक भी कमजोर होता है। जबकि ये दोनों काम यहां नहीं होते। दे रिटेन द ब्राइटनेस ऑफ क्लोथ, या क्लोथ की जो चमक है, ब्राइटनेस है, कलर है, बरकरार रखते रहते हैं। क्यों रहते हैं, मैंने बताया था कलर क्रिस्टल्स डालते हैं उसमें, इल्यूमिनेट्स या फिर एंजाइम्स, तो इसके कारण उसके कलर फेडअप नहीं होते। सोप्स काफी सस्ते हैं डिटर्जेंट के मुकाबले, 10 गुना से भी ज्यादा सस्ते हैं, जबकि डिटर्जेंट काफी महंगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सोप नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता। साबुन जो होता है, इवन आप पौधों में भी साबुन का पानी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिकम्पोज हो जाएगा, समझ में आएगा। तो दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जबकि फ्यू डिटर्जेंट्स, कुछ ऐसे डिटर्जेंट हैं जिनमें की ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन चेन में ब्रांचिंग होगी ना, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो क्या है, डिकम्पोज नहीं होते प्रकृति में, एंड दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। उसके बाद जो सोप होते हैं हमारे, दे आर यूज फॉर बेदिंग एज वेल एज वॉशिंग क्लोथ्स, ये नहाने के लिए भी यूज होते हैं, कपड़े धुलाई के लिए भी यूज होते हैं। बच्चों डिटर्जेंट जो होते हैं, नॉर्मली हम कपड़े ही धोते हैं, बर्तन धो लेते हैं लिक्विड डिटर्जेंट से, लेकिन हम नहाते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली तो यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एज वेल एज यूटेंसिल्स, बर्तन भी धोने के काम आते हैं। क्लियर है, तो ये थे बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। अच्छे से आप इनको तैयार कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और बच्चों एक कई बार छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंसेस, उसमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ सब्सटेंस का नाम लिखा है, एंड द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेस, तो सम एसिड्स प्रेजेंट इन कॉमन सब्सटेंसेस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कई बार। पहला लेमन और ऑरेंज, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू संतरा, इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो है साइट्रिक एसिड। अनराइप मैंगो, कच्चा जो कैरी होती है आम, उसके अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैलिक एसिड, ऐसे याद रख सकते हैं। टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, दो दो ओ है, ओ से ही नाम है ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 फॉर्मूला। टैमरिंड में टी से नाम है तो यहाँ पे भी टी से नाम है, टार्ट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही जो होता है बच्चों, ये इसमें होता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि दही के अंदर एक शुगर होता है, सॉरी मिल्क के अंदर एक शुगर होता है लैक्टोज। इस लैक्टोज शुगर को यूज करके बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो सबका नाम लैक्टिक से है, लैक्टिक, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, तो लैक्टिक एसिड होता है दही में खट्टापन का मेन कारण। विनेगर होता है एसिटिक एसिड, सिरका भी बोल सकते हैं इसको, तो ये होता है CH3COH, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, लेकिन इसमें पानी भी मिक्स होता है। आंट स्टिंग, चींटी जब डंक मारती है तो जो इंजेक्ट करती है बॉडी में एसिड, वो होती है फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, या फिर मिथेनोइक एसिड HCOOH, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन वाला ये रहा विनेगर CH3COH। और नेटल प्लांट मैंने बताया था कैर का प्लांट होता है, उसके पत्तों पे फाइन ब्रिसल्स होते हैं, ये हमारे स्किन पे छू जाए तो ये मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में, जिससे इरिटेशन होती है, जलन होती है, खुजली होती है। समझ में आ गया। और इसकी खुजली को मिटाने के लिए डॉग प्लांट की पत्तियों को स्क्रब करके क्रश करके रगड़ दें तो उसमें बेस होता है, तो हमको आराम मिल जाता है। तो ये था हमारे कुछ कॉमन सब्सटेंस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट। तो कई बार आ जाता है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, नाम लिखो। क्लियर है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो
आप लोग अच्छे से इस पूरे टॉपिक को, सोप और डिटर्जेंट वाले को अच्छे से समझ के आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।